प्लीज़ अटेंड इट। वो क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है बेटा। अगर आप अपने डाउट शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो बताइए फिर आगे आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्कोर करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वॉट एवर डाउट्स दैट आर कमिंग इन योर माइंड फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज आस्क इट, प्लीज शेयर इट विद योर टीचर, ठीक है। चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो बेटा, आप सभी को डाउट क्लास हर सब्जेक्ट की लेनी है, ठीक है ना। मैंडेटरी है ये। क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ना हो पर किसी और बच्चे ने पूछा हो, तब आपको भी पता चल जाए उसका आंसर। और बाई चांस मानो वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, तो आपके माइंड में रहेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि अपनी डाउट क्लास डेली लो, और फिर इससे आपका रिवीजन भी होता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा, वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो हम उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी, आप आंसर बता दो, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपका रिवाइज हो ही जाएगा। बट इस तरीके से नहीं चलेगा आगे से, ठीक है। यू हैव टू टेक योर डाउट क्लास, ओके। सो सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं टीचर्स आपके पीछे, ठीक है ना। और सिर्फ पढ़ाई का नहीं, टीचर्स के पास बेटा इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपकी पढ़ाई तो हमें करवानी ही है, प्लस हमें स्कूल से रिलेटेड और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, ठीक है। तो देखो, इतनी मेहनत अगर टीचर आपके लिए कर सकते हैं, तो आपने तो सिर्फ जो है पढ़ना ही तो है, ठीक है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आपकी पूरी स्टाफ की तरफ से मान लो या मेरी तरफ से मान लो, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है, और आप सभी बच्चे अपने सभी सब्जेक्ट्स की डाउट क्लास अच्छे से लो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज शेयर इट विद योर क्लास टीचर, विद योर सब्जेक्ट टीचर। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउट क्लास को लेके या टाइमिंग को लेके या कुछ भी मैटर है, तो उसको आप शेयर करो। कोशिश करेंगे कि आपकी हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको सॉल्व करें। पूरी RIS टीम सिर्फ आपके लिए है। तो बेटा प्लीज आप जो है अपना डाउट क्लास सभी बच्चे टाइम से लें, ठीक है। कल से अगर मेरी क्लास में पूरे बच्चे प्रेजेंट नहीं हुए तो फिर ये डाउट क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो, ये सिर्फ आपके लिए है और आपके बेनिफिट के लिए है। बंद होने का मतलब आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए नहीं, ठीक है। उन्हें तो वो बेनिफिट हमेशा मिलेगा, बट आपके लिए जरूर बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं, इसलिए अपनी डाउट क्लास आपको लेनी ही है, ओके। सो हम रिवाइज कर रहे थे सेल चैप्टर, और लास्टली हमने जो है रिवाइज किया था बेटा आपका यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है। आज जो आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज योर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है ना। आज आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगी। तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। अभी तक हमने स्क्रीन पे देखो सेल थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी पढ़ी है। इसके अलावा हमने जो है मॉडिफाइड सेल थ्योरी पढ़ी है। डिफरेंट साइज ऑफ अ सेल पढ़ा हुआ है हमने। शेप हम कर चुके हैं, अलग अलग शेप आपको दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमें पता है कि एक सेल के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो एक स्ट्रक्चरल आउटलाइन हम ले चुके हैं सेल का, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज, शेप, कंपोनेंट्स, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कैसा मिलेगा आपको, सेल एनवेलप क्या होता है, इसकी मॉडिफिकेशंस क्या होती है। यहाँ पे हमने ग्लाइकोकैलिक्स लेयर पढ़ा, ठीक है। ये डायग्राम है आपका बैक्टीरिया सेल का। सेल वॉल्स कैसी होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एवरीथिंग हम जो है अपनी प्रीवियस सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी कैसी होगी। इसके अलावा जो है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर आपको क्या क्या मिलेंगे, मीजोजोम्स मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है क्रोमेटोफोर्स करवाए थे, फ्लैजिला करवाए थे, ठीक है। पिलाई क्या होती है, फिम्ब्री क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आपने ये सारी चीजें कवर कर लेनी है,
ठीक है, और जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करो। इसके अलावा वहाँ पे राइबोसोम्स किस टाइप के होंगे प्रोकैरियोट्स में, तो 70S बताए थे जिसकी सब यूनिट 30S और 50S होती है। इंक्लूजन्स बॉडीज क्या होती हैं ये मैं करवा चुकी हूँ। आज जो टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इज योर यूकेरियोटिक सेल। ओके, so in case of eukaryotic cell, as we all of you know, as we all of us know that in case of eukaryotic cell, a well defined nucleus is present, true nucleus is present. Okay, so देखो a cell which have well organized nucleus with nuclear envelope and several membrane bound cell organelles. Okay, अब देखो यहाँ पे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोकैरियोट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, तो जनरली जो आप जब डाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ोगे, डाइवर्सिटी वाली जो यूनिट पढ़ोगे, तो वहां आप पढ़ोगे कि 5 किंगडम्स होते हैं, जिसमें से एक किंगडम मोनेरा वो कंप्लीटली प्रोकैरियोट्स के लिए है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी किंगडम है, चाहे वो आपका प्रोटिस्टा हो, चाहे वो आपका फंजाई हो, चाहे वो प्लांटी हो या एनिमेलिया हो, सारे के सारे किंगडम यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, एक्सेप्ट मोनेरन, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन ऑल दी प्रोटिस्ट, प्लांट, फंजाई, एनिमल। ओके, और जो जनरली जो साइज रेंज है इसकी दैट इज लार्जर देन दी प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज योर 10 to 100 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं आएगा बेटा, ये माइक्रोमीटर आएगा। यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर देन दी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, हाँ, लार्जर देन दी 100 सेंटीमीटर, सही है। ठीक है, अब देखो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, तो जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली आपको जो है साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा, मतलब अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगे जो उसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल आल्सो पॉसेस अ वैरायटी ऑफ लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको लोकोमोटरी ऑर्गन्स मिलेंगे और साइटोस्केलेटल, साइटोस्केलेटल का मतलब सेल को इंटरनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो भी मिलेंगे। आगे हम डिटेल से बात करते हैं। तो बेटा देखो, डिफरेंसेस अगर हम बात करें एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की, ठीक है, तो एक प्लांट सेल में और एनिमल सेल में काफी डिफरेंसेस है। देखो, जैसे सेल वॉल की बात करें, आपके पास डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपनी बुक से भी कर सकते हो। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगी। शेप की जहां तक बात है, एनिमल सेल जनरली रेगुलर या इरेगुलर शेप के होते हैं, राउंड या इरेगुलर, लेकिन जो एनिमल सेल हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर, प्लांट सेल हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रियोल्स की अगर बात करें तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, लोअर प्लांट्स के केस में प्रेजेंट होते हैं, तो ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट फॉर्म्स। ठीक है, वेसिकल्स की जहां तक बात करें तो वेसिकल्स स्मॉल होते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे काफी बड़ा एक बड़ा सा वैक्यूल रहेगा। ठीक है, वेसिकल नहीं, सॉरी बेटा, वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल आपने बाय डायग्राम भी देखा था, यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, डायग्राम आप अपनी बुक से कर लेना। ठीक है ना, तो वैक्यूल्स जो है लार्ज साइज के होते हैं आपके प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स का नंबर प्लांट सेल में 1 या 2 ही होता है, बहुत कम नंबर होता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूमेरियस होता है। वैक्यूल के जो सॉरी प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, परमानेंट रहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो दे आर टेम्पररी बाय नेचर, बनते भी रहते हैं और डिकम्पोज भी होते रहते हैं। ठीक है, ऐसी राइबोसोम्स की जहां तक बात है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, और 70S और 80S दोनों ही आपके प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बोथ आर यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। गोल्जी अपरेटस की जहां तक बात है तो गोल्जी अपरेटस दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, ईआर दोनों में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड की जहां तक बात है तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला की जहां तक बात है तो देखो, फ्लैजिला आपको एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जनरली लोअर प्लांट्स में आपको जरूर मिलेंगे फ्लैजिला। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की और या माइक्रोफिलामेंट्स की, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, दोनों में प्रेजेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, सीलिया जो है
वो आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में, सॉरी, आपको देखने को मिलेगा एनिमल सेल में, और बहुत ही रेयर मिलता है प्लांट सेल में, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मिलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज योर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली मिलेंगे एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। प्लांट सेल में लाइसोसोम जनरली जो है नहीं मिलते, ठीक है, दे आर यूजुअली नॉट एविडेंट। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन लोकेशन में डिफरेंस है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और प्लांट सेल की जहां तक बात है तो न्यूक्लियस आपको पेरिफ्री पे मिलेगा। पेरिफ्री का मतलब क्या होता है बेटा? आउटर बाउंड्री पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो है साइटोस्केलेटन, सॉरी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवाइड होना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, साइटोकाइनेसिस सेल फ्यूरो के फॉर्मेशन से होती है एनिमल सेल में। आगे जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे सेल डिवीजन तो ये वहां पे आएगा, ठीक है ना। और प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। तो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन कॉल इट प्लाज्मेलेमा आल्सो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसका? दैट इज लिविंग नेचर। ओके, तो ये लिविंग रहेगी, थिन है, इलास्टिक है, ट्रांसपेरेंट है और सेमी परमिएबल है, ठीक है। इसके साथ साथ रीजनरेटिव मेम्ब्रेन भी होती है, मतलब अगर इसका कोई पार्ट डैमेज हो जाए या किसी कारण से डिटैच हो जाए तो वो अगेन रिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो रीजनरेटिव मेम्ब्रेन भी होती है। आगे बात समझ में, देखो यहाँ पे दिया हुआ, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मेलिमा। The plasma membrane separates the internal environment of the cell from the external environment, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखो मेन रोल क्या है, ये क्या कर रहा है? जस्ट डोर का काम कर रहा है, चारों तरफ से ऐसा डोर है जो सिलेक्टिव है, ठीक है। इट इज जस्ट सिलेक्टिवली अलाउइंग द एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी जो सबसे पहले ऐसा सेल जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की कंप्लीट स्टडी की गई थी, दैट वाज आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में साइंटिस्ट ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जनरली उसी पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आरबीसीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। आगे बात समझ में, सबसे अच्छा मटेरियल, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे अच्छा मटेरियल आपको अगर सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए चाहिए तो वो क्या है? ह्यूमन आरबीसी है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जस्ट सिमिलर टू अदर सेल है, प्लस जो है न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी यहाँ पे एब्सेंट है। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर में बेटा आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड बाईलेयर से बनी हुई होती है, ठीक है ना, फोस्फोलिपिड बाईलेयर along with some protein and carbohydrate। आगे बात समझ में, तो देखो क्या कहा गया यहाँ पे, कई अलग अलग जो है मॉडल्स दिए गए, आपने बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। देखो इसमें जो लिपिड होता है, पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लिपिड क्या है? एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक का मतलब, एम्फी मतलब दो, पैथिक मतलब पाथवे, यानी कि कोई पर्टिकुलर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज्ड और अनचार्ज्ड दोनों ही हिस्से प्रेजेंट है, ठीक है ना, दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। जैसे देखो अगर हम फोस्फोलिपिड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोलर हाइड्रोफिलिक एंड मिलेगा, ठीक है, जो कि वाटर लविंग होता है, और इट विल फेसेस टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम देखो आप, है ना। इस डायग्राम में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका पोलर हेड रीजन ऑफ द फोस्फोलिपिड। ओके, और दो लेयर है और दोनों ही लेयर में आउटर सरफेस के ऊपर,
ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, पोलर हेड दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे जो टेल आपको दिखाई दे रही है दैट इज नॉन पोलर टेल, ठीक है ना। तो दिस रीजन इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिपेलिंग टेल एंड बोथ एंड्स ऑफ विच फेसेस ईच अदर, दोनों की टेल जो है आपस में एक दूसरे को फेस ऑफ कर रही है, ठीक है। तो डायग्राम को अच्छे से समझना है बेटा। नेक्स्ट देखो, द पोर्शन प्रपोर्शन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स वेरीज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। किस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में कितना लिपिड कंटेंट है वो डिपेंड कर रहा है कि वो पर्टिकुलर सेल कौन सा है, ठीक है। जनरली दीज आर फॉर्म्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, ठीक है, लिपिड के तौर पे, एंड मेनली ऑफ फोस्फोग्लिसराइड्स और फोस्फोलिपिड्स, ठीक है। और जनरली कुछ तो कोलेस्ट्रॉल हो गया 25 to 30%, 32%, ठीक है। इसके अलावा 55 to 75% आपको क्या मिलेंगे, फोस्फोलिपिड्स मिलेंगे। तो लिपिड भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। और कुछ क्या है, आउटसाइड ऑफ द सेल फोस्फोटाइडिल कोलिन भी मिलेगा, कुछ एक जगह पे आपको कुछ अलग टाइप के लिपिड्स मिलेंगे जैसे फोस्फेटाइडिल कोलिन। जहां तक बात है प्रोटीन की, तो देखो बेटा प्रोटीन में बेसिकली आपने पढ़ा है कि 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये ध्यान रखना किस बेस पर हैं ये 3 टाइप के प्रोटीन, ठीक है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी कि बाहर निकालने के लिए कितनी मेहनत लगती है, इजीनेस से ईज वर्ड आया। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। अलग अलग होता है, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी पर्टिकुलर सेल की मेम्ब्रेन में हो सकता है प्रोटीन ज्यादा हो लिपिड कम हो, किसी में हो सकता है लिपिड ज्यादा हो प्रोटीन कम हो, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रोटीन 52% मिलेगा और लिपिड आपको 40% मिलेगा, ठीक है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। और ये जो मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं इनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन आप इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोल सकते हो, दे आर स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन एंड बाउंड फर्मली टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्मली का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल देखो ये क्या है, बेसिकली आपका जो सेल मेम्ब्रेन की जो बाई लेयर्स है उन बाई लेयर्स में एम्बेडेड होते हैं, फर्मली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर बरीड पार्शियली, या तो क्या है ये पार्शियली बरीड है, बरीड का मतलब धसे हुए होना, एम्बेडेड होना, ठीक है ना, और टोटली या तो क्या है पार्शियली बरीड है और या फिर क्या है टोटली बरीड इन द फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर वो टोटली बरीड है तो उस केस में इसको क्या बोलोगे, टनल प्रोटीन, थर्ड टाइप जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 2 ही शो किया है बट मैंने आपको अलग से 3 टाइप्स करवाई हैं, तो वो आपका किस में आएगा, थर्ड टाइप टनल प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन नेक्स्ट टाइप क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो बेसिकली क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अटैच रहेगा आउटर सरफेस से या इनर सरफेस से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दे हैव वीकर एसोसिएशन एंड आर बाउंड टू लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। कोई आपसे पूछ ले कि पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी इंट्रैक्शन से लिपिड बाइलेयर से अटैच होते हैं, तो यू हैव टू आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, ओके। नेक्स्ट वन इज योर कार्बोहाइड्रेट। अब देखो मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, ठीक है, आउटर कौन सा सरफेस होगा, ऑब्वियसली जो है नॉन साइटोप्लाज्मिक सरफेस। जैसे देखो प्लाज्मा, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं डायग्राम में, और इसमें एक साइड आपकी साइटोप्लाज्म की तरफ आएगी और एक साइड आपकी सेल के बाहर की तरफ आएगी। तो सेल के बाहर की तरफ जो सरफेस है, ठीक है, ये देखो इधर देखो, जो सेल के बाहर की तरफ सरफेस है, ठीक है, इस पे आपको शुगर की चेन दिखाई देंगी अलग से। ये डायग्राम थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप इसको गूगल करके देखोगे ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, तो आपको बहुत ही सुंदर डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। मेरे पास अभी कोई पिक नहीं है, नहीं मैं भेज के आपको दिखाती। तो देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आउटर सरफेस पे आपको शुगर दिखाई दे रही है, ये शुगर सिर्फ आउटर सरफेस पे ही है। इनर सरफेस पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो प्रोटीन है,
ठीक है ना, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो बाहर की तरफ जो है निकल रहा है, ठीक है, या फिर पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हो। लेकिन जो शुगर कंटेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे मिलेगा। तो दे कंस्टिट्यूट अबाउट 1 to 5% ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट या तो आपकी प्रोटीन से अटैच रही, ठीक है, या तो देखो यहाँ पे ये कुछ प्रोटीन से अटैच दिखाई दे रहा है, या फिर किससे अटैच होंगे ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से अटैच होंगे। अगर ये लिपिड से अटैच है तो इनको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर ये प्रोटीन से अटैच है तो इनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। आ गया समझ में। अब देखो सबसे बेस्ट मॉडल, वैसे तो बहुत सारे मॉडल आपने पढ़े हैं, आपको डिटेल से करने भी है रिवीजन के तौर पे, मैं रिविज, ठीक है ना, यहाँ पे मैं सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करवा रही हूँ, लेकिन आपको रिवीजन में सारे एक बार रिवाइज करना है क्योंकि जनरली पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर क्या है, दैट वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ठीक है। क्या कहता है ये मॉडल, ये मॉडल कहता है कि लिपिड बाइलेयर, इस मॉडल को अगर हम वन लाइन में एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या कहा था, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड, ठीक है, प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड, यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, वो आइसबर्ग्स की तरह हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाओं की तरह हैं, ठीक है ना, इन द सी ऑफ लिपिड। और आपका सी किसकी तरीके से है, जस्ट अज्यूम सी एज अ लिपिड की बाइलेयर जो है वो सी का काम कर रही है, और उसमें जो आइसबर्ग्स हैं यानी कि जो प्रोटीन्स है वो जगह जगह पे एम्बेडेड हैं, ठीक है। और इन प्रोटीन्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, यानी कि लिपिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर नॉट फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। क्वासी फ्लूइड का मतलब मूविंग नेचर है लिपिड का, ठीक है ना। एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, हमने जो है पढ़ा था, आपको बताया भी था कि ये जो लिपिड है, ठीक है, लिपिड में लेटरल मूवमेंट हो सकती है। लेटरल मूवमेंट का मतलब एक देखो जो दो बाइलेयर हैं, दोनों बाइलेयर के अंदर आपके जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं या किसी और लिपिड के मॉलिक्यूल है, वो विद इन द सेम लीफलेट, विद इन द सेम लेयर मूव कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि लिपिड कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि एक दोनों बाइलेयर में से एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस करे, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि एक लेयर का फोस्फोलिपिड अपनी लेयर में से कहीं पे भी घूम सकता है लेकिन दूसरी लेयर में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लेटरल मूवमेंट किसका होता है, प्रोटीन का हो सकता है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर साइड से, एक पर्टिकुलर सरफेस से दूसरे सरफेस में मूव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। आप अपने नोट्स में पढ़ के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको एक बार कर लेना। द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इंडिकेट द फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड पार्ट, ठीक है। यानी कि ये जो एबिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर इधर से उधर मूव कर सकता है। इसका मतलब हमारी जो मेम्ब्रेन है वो सॉलिड ना होके फ्लूइड बिहेवियर शो कर रही है। दैट्स वाई इस मॉडल का नाम क्या रखा हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो fluid nature of the membrane is important from the point of view of interaction of molecules, ठीक है, within the membrane as well as other functions like formation of intercellular junctions, cell growth, secretion, endocytosis, cell division, etc. ठीक है ना। तो ये जो फ्लूइड बिहेवियर है बेसिकली इसके बहुत सारे रोल हैं बेटा, जैसे देखो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ठीक है, मतलब सेल के बीच में जो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर विद इन मतलब कि दो या दो से ज्यादा सेल्स के बीच में जो जंक्शंस बन रहे हैं, ठीक है, वो इसके फ्लूइड नेचर कहीं ना कहीं वहां पे हेल्पफुल है। सेल की ग्रोथ में इसका रोल है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड बिहेवियर है तो अगर सेल ग्रो कर रही है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये रिजिड होती, हार्ड होती तो सेल को ग्रो करने में प्रॉब्लम आती, ठीक है। इसके अलावा सिक्रीशन कर रही है चीजों का, ठीक है, एंडोसाइटोसिस किसी भी चीज को एनगल्फ करना, या अपने अंदर से एक्सोसाइटोसिस में भी इसका रोल होता है, ठीक। तो बहुत सारे इसके रोल हैं। अब देखो बात करते हैं फ्लूइड
लिक्विड मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो बेसिकली दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, एक्टिव का मतलब जहां पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, जब आप किसी चीज के अगेंस्ट चल रहे हो, व्हेन द सब्सटेंस इज मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसकी लो कंसंट्रेशन से उसकी हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। आगे बात समझ में, उसकी लो कंसंट्रेशन से उसकी हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इट हैव टू यूज द एटीपी। ठीक है, उसे एटीपी यूज करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, तो एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे बात समझ में, जनरली ये आयंस और मॉलिक्यूल्स में होता है। बेटा इसका एक ग्राफ बनवाया था मैंने आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, पैसिव ट्रांसपोर्ट का, डिफ्यूजन का। ठीक है ना, डिफ्यूजन वगैरह का मैंने ग्राफ भी बनवाया था, तो एक बार वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो मैं आपको जस्ट जनरल थोड़ा सा कॉमन रिवीजन करवा रही हूँ, अदरवाइज फिर पूरे चैप्टर का रिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अपने मैथ्स जो टॉपिक करवा रही हूँ, देखो एक दिन में मैंने सारा चैप्टर नहीं करवाया, कम से कम भी 4 या 5 दिन मैंने लगाए हैं चैप्टर को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितना मैं करवा रही हूँ उतना आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अपने नोट्स, सिर्फ ये नहीं, अपने वाले नोट्स। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, अच्छा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, या जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, दे रिक्वायर सम फैसिलिटी, दे रिक्वायर सम प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन दैट एनेबल देम टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। Understand? That's why polar molecules require a carrier protein of the membrane to facilitate their transfer across the membrane, because they can't pass through the non-polar lipid bilayer. अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में वही अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आप एक तो ऑस्मोसिस पढ़ोगे। ऑस्मोसिस क्या है आपका, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, ध्यान रखना मैंने सोलवेंट कहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में, उसकी किसी भी पर्टिकुलर सोलवेंट की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब होती है तो उसे क्या कहोगे आप, ओस्मोसिस कहोगे, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए। नेक्स्ट डिफ्यूजन की जहां तक बात है, तो डिफ्यूजन किसी भी चीज का मूवमेंट होगा, यहाँ सोलवेंट नहीं, कोई भी चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनीथिंग। ठीक है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर से लोअर ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है ओस्मोसिस में और डिफ्यूजन में। बस डिफरेंस कहाँ है आपका, वहां सोलवेंट की ही मूवमेंट होगी और किसी की भी नहीं होगी। ठीक है ना, डिफ्यूजन में आपका कोई भी चीज, लेकिन हायर से लोअर कंसंट्रेशन में। आगे बात समझ में, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि आपकी मूवमेंट तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही हो रही है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई they require presence of certain channels, ion channels or some carrier proteins to cross that particular membrane. आगे बात समझ में, तो here is a comparison between active transport and passive transport. ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, एक में एनर्जी की जरूरत है, एक में एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, एक कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, एक अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सिलेक्टिव होता है, पैसिव नॉन सिलेक्टिव होता है।
ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो पैसिव है वहां जरूरत पड़ भी सकती है और बिना कैरियर प्रोटीन के भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट में इसका रोल होता है, सेल को कोई इंजरी हो जाए तो प्रोटेक्ट करता है इंजरी के दौरान, ठीक है। कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि ये जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो सरफेस पे हैं, वो नेम प्लेट का काम कर रहे हैं, रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसके फंक्शन करने हैं। अब देखो बेटा, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल क्या था? फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हू इन नॉन लिविंग सेल्स 1665 में, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। बेटा लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, फंजाई के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल हम वहीं कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। यूकैरियोट्स की सेल वॉल हमें पढ़नी है। तो यूकैरियोट्स की में जो बेसिकली आपका प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है, वो कैसी होती है? प्लांट की सेल वॉल आपकी थिक होगी, रिजिड होगी, डेड होगी, ठीक है ना। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, डेड होगी, रिजिड होगी और केमिकल से बनी हुई। अब केमिकल डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म। अगर आपके प्लांट्स हैं तो ये सेलुलोज रिच होगी, ठीक है। अगर आपका फंजाई है तो ये काइटिन रिच होगी। आगे बात समझ में? तो देखो केमिकल कंपोजिशन यहाँ दिया हुआ है। अगर आप एल्गी की बात कर रहे हो तो सेलुलोज या गैलेक्टेंस या मैनन्स रिच हो, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड कार्बोनेट एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। और आप सभी ने पढ़ा है कि एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट से जोड़ने के लिए बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मिडल लैमेला बोलते हैं। किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी हुई होती है, ठीक है। आगे बात समझ में? और ध्यान रखना, इट इज एब्सेंट ऑन आउटर साइड ऑफ सरफेस सेल्स मिडल लैमेला अलोंग विद द सेल वॉल ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, ठीक है। क्या मतलब है? मतलब देखो, आपका क्या है, दो सेल्स, दो या मतलब जितने भी सेल्स हैं उनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्लाज्मा, वहां पे आपको मिडल लैमेला दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी जगह जहां मिडल लैमेला एब्सेंट है और दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में है बाय फॉर्मिंग अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, उस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को हमने क्या नाम दिया था? प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिया था। और कई बार प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है। क्या है डेस्मोट्यूब्यूल्स? ये क्या है? लिंक्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टू डिफरेंट सेल्स, ठीक है। दो अलग अलग सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोजेक्ट कर जाती हैं प्लाज्मोडेस्माटा में से और मिलकर एक कॉमन ट्यूब बना लेती हैं, ठीक है ना, फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो उस केस में उसको हम डेस्मोट्यूब्यूल कहेंगे। अब देखो, सबसे पहले बनने वाली सेल वॉल को क्या बोलोगे? प्राइमरी सेल वॉल। अब धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो इट इज प्रोड्यूस्ड इनर टू द मिडल लैमेला इन अ यंग एंड ग्रोइंग सेल एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सटेंशन, ठीक है। ज्यादा रिजिड नहीं होती प्राइमरी सेल वॉल। इट टेंड्स टू डिमिनिश ग्रेजुअली एज द सेल अटेन मैच्योरिटी। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा वैसे वैसे ये खत्म होती चली जाएगी और इसकी जगह पे सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनर टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन टू द प्राइमरी वॉल। आगे बात समझ में? प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ अब क्या बनेगा आपका? सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, ठीक है। इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू प्राइमरी वॉल। और कई कई बार तो क्या होता है बेटा, टर्शरी वॉल भी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इनर का मतलब आपका मिडल लैमेला की तरफ। फंक्शन क्या है आपका? सेल वॉल प्रोसेसेस द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जंक्शंस लिखा हुआ है बेटा, फंक्शंस आएगा यहाँ पे, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है ये। तो इट हेल्प्स इन अ डेफिनेट शेप टू द सेल, प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट शेप टू द सेल, ठीक है। सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म एट द टाइम ऑफ एनी मैकेनिकल इंजरी, डैमेज एंड इन्फेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, ठीक है। बैरियर का काम कर रहा है। इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड अटैक ऑफ पैथोजन। क्लियर? ठीक है। अब देखो सेल के अंदर क्या है, देखो मैंने यहाँ पे आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं, बारीकी से आपको करना है। आज का रिवीजन का टॉपिक आपका क्या है बेटा? अभी तक
जो भी किया है उसमें आपने दो चीज ऐड कर लेनी है, एक तो कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लो, एक सेल वॉल कर लो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना जो भी करवा रही हूँ मैं सिर्फ सेल वाला चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी, बायोमोलिक्यूल्स के टच में आपको रहना है, बायोमोलिक्यूल्स आपको रिवाइज करना है अपने सेल्फ बेसिस पे। कुछ नहीं आ रहा है मुझे बोल देना, मैं सेपरेट वीडियो बना के भेज दूंगी, या आपकी जो डाउट क्लास होती है आप डाउट क्लास में भी मुझसे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन रेंडमली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही सफिशियंट है। कल हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कल से हम इसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करेंगे। कल से कितना भी टाइम लगो कल मैं इस चैप्टर को ओवर कर दूंगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ चीजें बायोमोलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंट डाल दें आपके रिवीजन में। ठीक है, तो देखो अभी भी ये चैप्टर काफी सारा बचा हुआ आपका। ठीक है ना, तो कल भी लग जाएगा टाइम इसमें, कम से कम भी 45 मिनट्स लग सकते हैं आसानी से इस चैप्टर को रिवाइज करवाने के लिए। ठीक है, बहुत ही लेंदी चैप्टर है, ऑब्वियसली हमने इस चैप्टर को कितने टाइम में पढ़ा था, तो देखो ये सारा आपको करवाना है मुझे। ठीक है ना, आज हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे छोड़ा है, तो हम कल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से ही इसको रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार आप अपना व्यू दें कि आपको इस तरीके से इस जगह से ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फास्ट और क्विक रिवीजन के लिए है बेटा। ठीक है ना, मेन चीजें इसके अंदर हैं, बाकी बाकी आपका डीपली अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने वही नोट्स पढ़िए जो मैंने आपको बनवाए हैं। आगे बात समझ में? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।